नमो नमः। रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं। प्रियछात्राः, वयम् अद्य सप्तमकक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अष्टमं पाठं त्रिवर्णः ध्वजः इति पाठस्य अभ्यासं करिष्यामः। अस्तु, शुभस्य शीघ्रं, कुतो विलम्बः। भवन्तः टिप्पणीपुस्तिका लेखनीं च स्वीकृत्य उपविशन्तु। आज हम त्रिवर्ण ध्वज के अभ्यास को पूरा करेंगे। ठीक है, अभ्यास भागं पूरयामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, शुद्धकथनस्य समक्षम् आम्, अशुद्धकथनस्य समक्षं न इति लिखत। यानी कि शुद्ध कथन के समक्ष आम मतलब हाँ और अशुद्ध कथन के समक्ष न मतलब नहीं लिखना है। अस्माकं राष्ट्रध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। तो हमारे राष्ट्रध्वज में 3 वर्ण हैं, आम अथवा न। आम क्यों आम लिखा है? कारण क्या है? क्योंकि यह वाक्य सही है। ठीक, दूसरा वाक्य देखते हैं। कह रहा है कि ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। इसका प्रतीक है शांति का, लेकिन ऐसा है नहीं। हरित वर्ण किसका है? समृद्धेः प्रतीकः न तो शान्तेः। और शान्तेः प्रतीकः कः? श्वेतवर्णः अस्ति। अतः इदं वाक्यं न इति लिखन्तु। अग्रे, ध्वजे केसरवर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। सत्यम, यानी कि ध्वज में जो केसर वर्ण है वो शक्ति का सूचक है। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। चक्रे 63 अराः सन्ति। 30, लेकिन 30 तो है नहीं, तो कितने होंगे? चतुर्विंशतिः। तो अतः इदं वाक्यम अशुद्धम, तो न। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। जो चक्र है, अशोक चक्र जो सारनाथ से लिया गया है, वो किसका द्योतक है? प्रगति का द्योतक है। तो इसलिए यह वाक्य भी सही है। तो पहला प्रश्न था हमारा, अशुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध न, और शुद्ध कथनस्य समक्षम आम इति लिखत। ठीक, अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। यानी नीचे कुछ पद दिए हैं, शब्द दिए हुए हैं, उनकी विभक्ति और वचन लिखने हैं। ठीक, तो पहला जैसे है त्रयाणाम था। ठीक है, तो त्रयाणाम शब्द का मूल शब्द क्या है? त्रयाणाम वर्णानाम आया था ना प्रयोग। तो इसकी विभक्ति कौन सी हुई? षष्ठी विभक्ति हुई, बहुवचन हुआ। ठीक है, तो त्रि शब्द से त्रयाणाम शब्द बना और षष्ठी विभक्ति, क्योंकि नाम वही आता है, और बहुवचन हुआ। ऐसे ही अगला शब्द है हमारे पास समृद्धि ही, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो शब्द है हमारे पास इसका बना हुआ समृद्धेः। तो ए जहाँ आता है समृद्धेः, समृद्ध्योः, समृद्धीनाम। ठीक है, इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति होती है। समृद्धेः एक वचन, समृद्धेः द्विवचन, और समृद्धीनाम बहुवचन। तो ए है योः ईनाम। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ भी ए है आएगा, योः आएगा और ई नाम आएगा, तो इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। तो इस प्रकार समृद्धेः क्या हुआ? षष्ठी एक वचन हुआ। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है वर्ण, वर्णानाम। ठीक है, वर्ण मतलब ठीक है जो लिखा जाए। अब इसका मूल शब्द क्या है? वर्ण। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ा ना जा सके। वर्णस्य, ऐसा इसका शब्द बना। ठीक है, तो वर्णानाम, वर्णस्य एक वचन, वर्णयोः द्विवचन, वर्णानाम बहुवचन। ठीक है, तो अस्य अयोः आनाम, ये क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, तो अकारांत पुल्लिंग होने के कारण से, जिससे बालक शब्द में बालकस्य बालकयोः बालकानाम, ऐसे ही वर्णस्य वर्णयोः वर्णानाम। ठीक है, तो षष्ठी बहुवचन का रूप हुआ वर्णानाम, नाम नाम। अगला शब्द चलते हैं, उत्साहस्य। शब्द क्या है? उत्साहस्य। तो उत्साह शब्द मूल रूप है, तो ये भी अकारांत है, तो इसके भी रूप कैसे चलेंगे? उत्साहस्य, उत्साहयोः, उत्साहानाम। तो अस्यायोः आनाम, षष्ठी एक वचनम। ठीक, आगे है नागरिकैः। तो नागरिकैः है, तो नागरिक शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है। ठीक है, तो इसका जो तृतीया बनेगा वो नागरिकेण,
नागरिकाभ्यां नागरिकैः, जैसे बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, उसी प्रकार से नागरिकेण नागरिकाभ्यां नागरिकैः, तृतीया बहुवचनम। ठीक, अगला सात्विकतायाः। सात्विकतायाः, तो सात्विकता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो याः, ठीक है, आयाः, सात्विकतायाः, सात्विकतयोः, सात्विकतानाम, ये भी षष्ठी विभक्ति है। लेकिन याह जहाँ आता है उसका प्रश्न हम क्या बनाते हैं, कस्याः, तो षष्ठी एक वचन। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो आकारांत स्त्रीलिंग, जैसे बालिका बालिकयोः बालिकानाम, ऐसे ही सात्विकतायाः सात्विकतयोः सात्विकतानाम, षष्ठी एक वचनम। ठीक, आगे है प्राणानाम। क्या है, प्राणानाम, तो प्राण शब्द है, मूल शब्द, और प्राणस्य प्राणयोः प्राणानाम, षष्ठी बहुवचन इसका रूप है। ठीक है, आनाम, नाम, नाम, जहाँ भी देखो तीन जगह आया है, त्रयाणाम, वर्णानाम और नाम, ये तीनों ही क्या है, षष्ठी बहुवचन। एक चीज़ समझ में आ गई, याह यदि होता है तो स्त्रीलिंग होगा, कन्फर्म है, और षष्ठी एक वचन का ही होगा। ठीक है, ऐ ही यदि होता है, ठीक है, तो ऐ ही होता है तो वो बहुवचन का ही होगा, ऐ के बाद विसर्ग। ठीक है, और पुल्लिंग होगा वो। ठीक है, पुल्लिंग शब्द होगा, ऐ ही होगा तो। ठीक, तो इस प्रकार से तृतीया बहुवचन। ठीक, और समझने के लिए देखो, ए हर जगह तीनों विभक्तियां दी हैं, यानी वचन दिए हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन उस विभक्ति के। आगे चलते हैं, सभायाम। तो सभा स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। सभायाम, सभयोः, सभासु। ठीक है, आयाम, अयोः, आसु। तो इनसे आप समझ सकते हैं कि जिसके लास्ट में जो शब्द आएगा उससे आप उस प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो सभायाम है, आयाम कहाँ आ रहा है, एक वचन में आ रहा है, तो सप्तमी एक वचन का रूप होगा आयाम, सभायाम। ठीक है, अगले चलते हैं अगले पद पे। तो इस प्रकार से ये सभी पद बने। अब तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन उत्तरतः। ठीक है, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। तो पद क्या है पहला, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। तो अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अतः यह त्रिवर्णः इति कथ्यते। ठीक है, तो त्रिवर्णाः, त्रयः वर्णाः, तो उत्तर हो जाएगा त्रयः वर्णाः सन्ति। ठीक, अगला प्रश्न है, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः। तो कौन सा कलर था शक्ति का सूचक, शक्ति, उत्साह इत्यादि का सूचक कौन सा, केशरवर्णः। ठीक है, तो केशरवर्णः। तो एक बार हम वाक्यं पठामः, आम कथं न ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ठीक है, तो शक्त्याः सूचकः अपि अस्ति। अगला, अशोकचक्रं कस्य द्योतकम् अस्ति। बताइए, नीला जो चक्र है वो किसका द्योतक है, प्रगति का। तो प्रगतेः न्यायस्य च। ठीक है, दोनों में से एक कोई एक लिख सकते हैं। तो प्रगतेः न्यायस्य च प्रतीकम् अस्ति, दोनों भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है, त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। अब संपूर्ण जो त्रिवर्ण ध्वज है वो किसका प्रतीक है, तो स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च। ठीक है, तेजेंद्र कहता है कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः अस्ति। तो जो केसरिया कलर में लिखे हुए हैं वही उत्तर हैं आपके। ठीक है बेटा, तो उन्हीं को लिखना है आपने, बस ये तो उसका हमने वो दे रखा है, क्या कहते हैं इसको, आप समझ सकते हैं कि चैप्टर में से कहाँ पर है वो। ठीक, अगला है प्रश्न, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। अभी तक हमने एक पद नहीं लिखा था, अब पूरे वाक्य में हम लिखेंगे। पहला प्रश्न है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। तो मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः अस्ति। तो क्या लिखेंगे, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। तो दोनों देखो उत्तर दोनों होंगे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः अस्ति, सूचकः अस्ति। ठीक है, या फिर सत्यस्य तो अस्ति है वो, तो दोनों हो सकते हैं। अगला है, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। तो सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। ठीक, त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति। तो स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। उत्तर क्या होगा फिर, त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति।
अशोक चक्रम चक्रे कते अराः सन्ति, अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। तो अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति, 24 तिल्लियाँ हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। तो प्रथमः प्रश्नः अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्। हमारा जो त्रिवर्ण ध्वज है वो क्या हो, विश्वविजयी हो। ठीक है, तो त्रिवर्णः ध्वजः आया। ठीक, तो त्रिवर्णः ध्वजः क्या है, आकारांत पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, तो ऐसे इसलिए किम शब्द का पुल्लिंग में क्या बनेगा, कः। त्रिवर्णः ध्वजः कः। ठीक है, अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्। ठीक, अगला चलते हैं सर्वधर्मात् प्रमादं स्वधर्मात् प्रमादं न कर्तव्यम वयम न कुर्मः। ठीक है, तो स्वधर्मात् प्रमादम, प्रमाद बोला आलस्य, हमें अपने धर्म से अपने कर्मों से प्रमाद आलस्य नहीं करना चाहिए। तो किम न कर्तव्यम, कम न कर्तव्यम। ठीक है, तो स्वधर्मात् कम वयम न कुर्याम। ठीक है, तो स्वधर्म से किसको हमें नहीं करना चाहिए, तो प्रमाद को नहीं करना चाहिए। तो इसमें किम और कम दोनों ही प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अगला है एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणां सद्बुद्धेः सत्फलम। ठीक है, बुद्धि शब्द क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और उसका षष्ठी में क्या बनेगा फिर, बुद्धेः। तो इसलिए कस्याः, एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणां कस्याः सत्फलम। शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रूणां नाम तो केषां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। अगला प्रश्न उदाहरणानुसारं समुचितैः पदैः रिक्तस्थानपूर्तिः कुर्मः। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपके पास, प्रश्न है छठा कि उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, कुछ शब्द आपको दिए हैं, ये कौन शब्द हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इसके अनुसार से आपको क्या करना है, शब्दों को भरना है। ठीक है, जैसे पट्टिका शब्द है, षष्ठी विभक्ति उसकी बनानी है, तो पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानां, ये हमने बनाया। ठीक है, इसी आधार पर अन्य शब्दों के भी हम क्या बनाएं, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया इत्यादि रूप लिखे हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इन आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप किस प्रकार चलते हैं। ठीक है, लता शब्द के रूप एक बार देखते हैं। तो लता शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग, जैसे पट्टिका, लता, सब में आ लास्ट में आ रहा है। उसी प्रकार से एक बार इसको रूप में देखते हैं। तो लता लते लताः इति प्रथमा, लताम लते लताः इति द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः इति तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः इति चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः इति पंचमी, लतायाः लतयोः लतानाम् इति षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु इति सप्तमी, हेलते हेलते हेलताः इति संबोधनम। तो आकारांत स्त्रीलिंग जो कि लता शब्द था उसके रूप हमने जाने। अब ये लता शब्द बना कैसे, इसको देखते हैं। लत शब्द, ठीक है, लत में जोड़ा आ तो बन गया लता, लत में जोड़ा ए तो बन गया लते, लत में जोड़ा आह तो बन गया लताहा। ठीक है, मूल शब्द पट्टिका है तो पट्टिक। ठीक है, मूल शब्द अग्निशिखा है तो अग्निशिख। ठीक है, उसमें फिर आ ए आह, आम ए आह, अया आभ्यम आभि, आयै आभ्यम आभ्यः, आयाः आभ्यम आभ्यः, आयाः अयोः आनाम, आयाम अयोः आसु, ए ए ए ए ए आह। इस प्रकार से हम ये बाद वाले शब्द जोड़ेंगे तो ये सरल हो जाएगा इसको हमको बनाना। ठीक है, एक दो बार हम बनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम क्या कर पाएंगे, अन्य शब्दों के जो आकारांत शब्द हैं, आकारांत का मतलब जिनके लास्ट में आ है, ऐसे शब्दों के हम किसी भी रूप को बना सकते हैं अगर ये वाला फॉर्मूला हमें याद होगा, यानी कि आए आहा, आमे आहा, अया आभ्याम आभि। ठीक है, तो एक बार कोशिश करते हैं आगे इसको बनाने की। तो पहला शब्द था हमारे पास पट्टिका। ठीक है, विभक्ति कौन सी बनानी है, षष्ठी। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति बनाई हमने पट्टिकायाः, क्योंकि लतायाः ऊपर देख रहे होंगे आप,
लत धन आयाः, लत धन अयोः, लतयोः, पट्टिक धन अयोः, पट्टिकयोः, पट्टिक धन आनाम, पट्टिकानाम। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति हमने बनाई। अगले विभक्ति देखते हैं। अग्निशिखा शब्द की हमें सप्तमी विभक्ति करनी थी, ठीक है। तो हमने क्या की, अग्निशिखायाम, अग्निशिख धन आयाम, अग्निशिखायाम, अग्निशिख धन अयोः, अग्निशिखयोः, अग्निशिख धन आसु, अग्निशिखासु, ठीक। तो इस प्रकार से आकारांत शब्दों के हमने सप्तमी विभक्ति बना ली। अगला शब्द देखते हैं। ऊर्जा शब्द की हमने चतुर्थी बनानी है, एनर्जी, ठीक है। तो ऊर्ज धन आयै, ऊर्जायै, ऊर्ज धन आभ्याम, ऊर्जाभ्याम, ऊर्ज धन आभ्यः, ऊर्जाभ्यः। तो ऊर्जायै, ऊर्जाभ्याम, ऊर्जाभ्यः बन गया चतुर्थी विभक्ति। अपन देखते हैं अगला शब्द कौन सा है। अहिंसा शब्द की हमें द्वितीया करनी, बहुत सरल है। आम ए आह, अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः, ठीक है। ये बन गया हमने द्वितीय अहिंसा की कौन सी बनाई, द्वितीय बना दी। सफलता शब्द है, पंचमी विभक्ति इसकी बनानी है। तो आयाः आभ्याम आभ्यः, सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्यः, पंचमी विभक्ति हो गई, ठीक है। बहुत सरल हो जाएगा अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर दिया, यानी कि आयाः वाला। तो किसी भी शब्द की आप कोई सी विभक्ति बना सकते हैं। अगला सूचिका, ठीक है, तृतीया बनानी है। तो अया आभ्याम आभिः, सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः, ठीक है। ऐसे ही तो ये देखो, अब हमने जो रूप बनाए तो उसके लत आम, लत ए, लत आह, लत अया, लत आभ्याम, लत आभिः, लत आये चतुर्थी में, ठीक है। लत आभ्याम लताभ्य, लत आयाः लतयोः लतानाम, लत आयाम लत अयोः लत आसु, सप्तमी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार से अन्य शब्दों के भी हम बना सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बनाए, ठीक है। अब समुचित मेलनम कुरुत, कृत्वा लिखत, मेलनम कृत्वा, कौस्तंभः खस्तंभश्च, ठीक है। अब पहला है केसर वर्णः, तो किसका है, केसर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। पहले लिखा है ना, डेविडः कथयति आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ठीक है। आगे भी है, ठीक है। तो शौर्यस्य त्यागस्य अपि सूचकः अस्ति, ठीक। आगे हरितवर्णः, तो हरितवर्णः सुषमायाः ऊर्जस्वितायाः च सूचकः, ठीक है। ऊर्जस्वितायाः यानी कि उपजाऊपन, ठीक। अशोकचक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्, ठीक। त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः स्वीकरणम्। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम्। तो इत्थम् अस्माकम् अयं पाठः सम्पन्नः, ठीक है। तो आज हमने त्रिवर्णध्वजः इति पाठस्य अभ्यासं कृतम्, ठीक। तो हम सभी ने इसका अभ्यास किया। मेरा आपसे निवेदन है कि इन सबको लिखें, ठीक है। ये जो दिया है लत धन आ, ये वाला भी लिखें, इससे आपको आसानी होगी समझने में। लता शब्द के साथ साथ आप इसको भी लिखेंगे तो किसी भी आकारांत शब्द का आप रूप बनाने में समर्थ हो जाएंगे। ये आगे आपको हेल्प करेगा, प्लीज़, ठीक है। तो सारे प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए। अब हम कल फिर से एक नए रूप के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः।